इधर पीएम मोदी यूके से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, उधर पीएम मोदी की कूटनीति को देख पाकिस्तान का तनाव बढ़ा हुआ है। जिस वक्त पीएम मोदी यूके के दौरे पर निकले, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से मुलाकात कर ली। एकदम नकलची लोग हैं भाई ये लोग। सोचो वहां वो गए, रेड कारपेट बिछ रहा है भाई, एकदम गले वाले मिल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमको तो कोई बुलाएगा नहीं। इनको पता है पाकिस्तानियों को तो कोई बुलाता नहीं, सबको पता है भीख मांगने आएगा ये। तो इन्होंने अपने यहां दूतावास वाले को बुला लिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने भारत से बातचीत की इच्छा जताई। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका मुल्क भारत से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और सार्थक बातचीत को तैयार है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कैसे एकदम लमलेट हो रखा है भाई, लेट गया है, बिछ गया है कि कोई भारत से बात करवा दो यार। इधर पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को ठोकने की चेतावनी दे रहे हैं, उधर डरा हुआ पाकिस्तान भारत से बातचीत करने की गुहार लगा रहा है। राहुल गांधी पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ तो विक्ट्री कैसे हो गई। पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने के बाद भी उसकी तरफ से बातचीत की पेशकश करना, यही भारत की जीत है राहुल गांधी जी। आप कैसे समझिएगा, आपके समय में तो सरकार, यूपीए वाली सरकार जो है, वो डोज देने की बजाय डोजियर भेजती थी, कागज का पन्ना। पाकिस्तान भी मजे में रहता था कि क्या ही होगा, कागज का पन्ना आएगा, इधर उधर रख देंगे टेबल पे, धूल फांकेगा। अब उसको डर लगता है, ये तो धुआं धूल कर देंगे भाई साहब नरेंद्र मोदी। भारत की डील को देखकर पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में होगा क्योंकि एक तरफ तो इस डील से भारत का निर्यात बढ़ेगा, भारत के एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का निर्यात गिरता जा रहा, आयात बढ़ रहा है उसका, जिससे दूसरे देशों से उसका व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में पाकिस्तान का 9 पड़ोसी देशों के साथ व्यापार घाटा 29.42% बढ़कर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें चीन, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी भी शामिल हैं, जिससे पाकिस्तान ज्यादा सामान खरीद रहा है लेकिन निर्यात कम कर रहा है। पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो एक चीज बहुत शानदार एक्सपोर्ट कर सकता है और वो आतंकवादी। उसके यहां भर भर के आतंकवादी पड़े हैं, लेकिन कोई दूसरा देश आतंकवादी इंपोर्ट करता नहीं तो भाई की इकोनॉमी अभी चढ़ जाती। पाकिस्तान का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। यूके के दौरे पर पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा उठाया, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे खालिस्तानी एलिमेंट्स का भी जिक्र किया, क्योंकि हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई यूके में खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रही है। इसी साल लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक हुई थी। खालिस्तानी समर्थक अचानक उनके काफिले के सामने आ गए थे। इस घटना पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इससे पहले साल 2023 में लंदन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर हिंसा हुई थी। इस हमले के पीछे खालिस्तानी एलिमेंट्स का हाथ। उस वक्त कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। इसी साल ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसीज की एक लीक रिपोर्ट में खालिस्तानी एलिमेंट्स को खतरा भी बताया गया था। इसलिए पीएम मोदी ने अपने यूके दौरे पर खालिस्तानी एलिमेंट्स का मुद्दा उठाया और उन पर एक्शन की मांग भी की। सुनिए पीएम मोदी ने वहां खालिस्तानियों के इलाज को लेकर क्या कहा है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डील कर रहे थे, एफटीए की डील कर रहे थे, तो उनको पता था कि यही समय है, खालिस्तानियों को लेकर भी बात कर लो, पाकिस्तान को लेकर भी बात कर लो और उनको बता दो भाई कि व्यापार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये सब भी तुमको देखना पड़ेगा। अच्छा, इतना ही नहीं, आतंकियों और खालिस्तानियों के साथ साथ पीएम मोदी ने भारत को आर्थिक चोट देने वाले भगोड़ों की भी भारत वापस लाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने आर्थिक अपराध से जुड़े भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए यूके से सहयोग मांगा। भारत लगातार विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। सुनिए पीएम मोदी ने यूके में ऐसा क्या कहा जिससे माल्या, नीरव जैसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की आस और तेज हो गई। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। उधर यूके में नरेंद्र मोदी कूटनीतिक धमाके कर रहे हैं, इधर देश में अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है। संसद सत्र को आज 4 दिन हो गए, 4 दिन, चौथे दिन भी संसद में कोई काम नहीं हुआ ढंग से। इंडी गठबंधन ने बिहार के एसआईआर को लेकर फिर हंगामा किया।
कांग्रेस के सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। हंगामे के बीच लोकसभा सिर्फ 12 मिनट चल पाई, 12 मिनट, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जब राहुल गांधी संसद से निकले तो चुनाव आयोग पर बरस गए। राहुल गांधी ने नया दावा कर दिया कि उनके पास वोट चोरी के प्रूफ हैं। कर्नाटक की एक कोई सीट है जिसको लेके इनके पास कोई सबूत है। वहां पर इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी कर दी है इनके हिसाब से। एक बार सुनिए राहुल गांधी का आरोप, फिर उसकी सच्चाई बताता हूं। ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, राइट? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इलेक्शन कमीशन इज नॉट डूइंग इट्स जॉब. नाउ वी हैव concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. पहले इनके पास 100% प्रूफ होता था कि ईवीएम हैक होता है, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। तो फिर आया कि स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ी करके होता है। फिर हुआ कि भाई नहीं, वोटर को रोका जाता है। फिर हुआ कि नहीं, वोटर लिस्ट में नाम जो है वो डिलीट कर देते हैं। अभी बिहार के लिए नहीं, उसके पहले कहे कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देते हैं महाराष्ट्र के लिए। अब बिहार में कह रहे हैं कि नाम काट देते हैं। अब कर्नाटक का कुछ नया माल लेके आए। कुछ भी चल रहा है बॉस इस देश में। संविधान लहराते हैं, लेकिन किसी संवैधानिक व्यवस्था पे इनका विश्वास है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास 100% सबूत है कि भाई कर्नाटक में गड़बड़ी हुई है, एक धोखाधड़ी हुई है एक सीट पर, और यही हर सीट पर भी हुआ। हजारों बोगस वोट जोड़े गए। 50 साल, 60 साल, 65 साल के लोगों को नए वोट करने के लिए जोड़ दिया गया। इसमें पहली बात तो यह है कि क्या 50 साल का कोई व्यक्ति कहीं नया वोटर नहीं बन सकता है क्या? यह कौन सा लॉजिक है भाई? कोई कहीं से आया होगा, कहीं से शिफ्ट हुआ होगा, अभी नया बनवाया होगा, कुछ अलग हुआ होगा। यह कौन सा लॉजिक है कि 50 साल 45 साल का आदमी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा? फर्जी है। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक का चुनाव तो कांग्रेस जीती भाई। कर्नाटक में तो उन्हीं की सरकार है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई तो कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई? लेकिन यह सवाल इनसे कोई नहीं पूछ रहा। लॉजिक की बात तो एकदम पुड़िया में बांध के फेंक दीजिए नदी में, वैसा हाल हो रखा है। सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई तो हो गई, कह दिया तो कह दिया ना। वोटर लिस्ट में खेल हो रहा है, कह दिया तो कह दिया। आज चुनाव आयोग ने इन सबको जवाब दिया कि क्या वोटर लिस्ट को ठीक नहीं किया जाए, क्या वोटर लिस्ट को अपडेट ना किया जाए, क्या मृत और प्रवासी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने की अनुमति दे देनी चाहिए? आप खुद सोचिए, एक भारतीय नागरिक के हिसाब से सोचिए, कोई आदमी मर गया है, उसका नाम नहीं हटे लिस्ट से, उसकी जगह कोई आके वोट दे दे, ये ठीक होगा? कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, उसकी जगह कोई दूसरा वोट डालते, ये ठीक होगा? रिवीजन प्रोसेस का मकसद सिर्फ अयोग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना है। क्या प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? इन सवालों पर हम सभी को राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर सोचना होगा। शायद आप सभी के लिए यह सोचने का सबसे अच्छा समय अब आ गया है, यह चुनाव आयोग कह रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि ऑपोजिशन को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि जिस मरे हुए आदमी का नाम हट रहा है लिस्ट में से, उस मरे हुए आदमी का वोट उसको ही पड़ता है? यह कॉन्फिडेंस कैसे है? जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है वो उसी का वोटर था जो वोट दे देता कहीं और बैठे बैठे। ये इनको कॉन्फिडेंस कैसे? हो सकता है बीजेपी कर लेती। लेकिन राहुल गांधी और उनके साथियों को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ यह दिख रहा है कि चुनाव आयोग के बहाने नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए और कैसे यह बताया जाए कि चुनाव में उनके साथ खेल हो रहा है, जबकि सच यह है कि ये लोग बार बार नरेंद्र मोदी के सामने फेल होते हैं। और जब कोई नहीं मिल रहा तो सारा गुस्सा आप चुनाव आयोग पे निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग को एक तरीके से धमका रहे हैं। राहुल गांधी ने आज किस तरह से चुनाव आयोग को देख लेने की धमकी दी है, आप देखिए, खुद सुनिए। Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. राहुल गांधी आप देख रहे हैं किस तरह से धमका रहे हैं कि वी आर गोइंग टू कम फॉर यू। जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकाया तो चुनाव आयोग ने भी आज खुलकर राहुल गांधी को जवाब दे दिया। जिस कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि वहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत उनके पास हैं, उस पर चुनाव आयोग ने कहा कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक भी अपील दायर नहीं की गई है। सबूत है तो अपील क्यों नहीं दायर किए बॉस? लोकसभा चुनाव में हारने वाले एक भी कांग्रेस उम्मीदवार ने कोई याचिका नहीं डाली है। हम सोचने को मजबूर हैं कि इस प्रकार के धमकीपूर्ण आरोप
सीईसी के खिलाफ अब क्यों लगाए जा रहे हैं? यानी सबसे जो बेसिक प्रश्न है ना, महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, आप कह रहे हैं कर्नाटक में चोरी हुई है, 100% सबूत है, तो आपने अपील क्यों नहीं किया? आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए बॉस, वहां अपील कर दीजिए, वहां दिखाइए सबूत कि हमारे पास 100% सबूत है। 100% सबूत सिर्फ मीडिया के सामने बोल के चल देने में है, मीडिया का जवाब भी नहीं देना है कि 100% अगर वहां बेईमानी हुई तो कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे है, आपको ज्यादा सीटें कैसे आई, बीजेपी कैसे हार गई। लेकिन नहीं, बस बोल के निकल देना है। खैर, इनका हिसाब तो चुनाव में, राजनीति में हिसाब जो है वो जनता करती है, वो जिसको जो ठीक लगेगा वो करेगा। लेकिन पाठशाला में अब अगले चैप्टर का वक्त हो गया। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में हाईकोर्ट ने जिनको 2 दिन पहले निर्दोष बताया, सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे पलट गया? मोदी ने मुंबई ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलवाने वाला एक्शन किया तो ओवैसी एंड इकोसिस्टम को आग क्यों लग गई भाई? इसका चैप्टर आपको देखना चाहिए। 19 साल पहले 2006 में मुंबई में एक के बाद एक 7 लोकल ट्रेनों में ब्लास्ट हुए। पूरी मुंबई, पूरा देश दहल गया। 188 लोग मर गए, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतनी बड़ी आतंकी घटना पर 2 दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐसा फैसला आया जिस पर ओवैसी एंड इकोसिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। कहने लगा कि इस ब्लास्ट के जो आरोपी थे वो मुसलमान थे, इसलिए उनको टारगेट करके फंसा दिया गया था। और अब देखिए 19 साल बाद हाईकोर्ट ने सबको निर्दोष पाया। मुसलमानों को इस देश में पीड़ित बताने वाला जो प्रोपेगेंडा चलता रहता है और उसके नाम पर जो पॉलिटिक्स चलती रहती है, उसे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले आने के चंद मिनट बाद ओवैसी और उनके जैसे नेताओं के इकोसिस्टम ने 2 दिन से खूब फैला रखा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला रोक दिया तो ओवैसी एंड इकोसिस्टम को आग लग गई। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मामला पलट गया? सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग पूछ रहे थे कि कैसा फैसला आया है बॉस। इसका मतलब 188 लोग जो मुंबई ब्लास्ट में मरे, उनको किसी ने नहीं मारा। वो एक आया था ना हेडलाइन, नोबडी किल्ड जेसिका, नोबडी किल्ड 188 पीपल। 800 लोग घायल हुए, उनको किसी ने नहीं घायल किया। पीएम मोदी ने मुंबई ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलवाने वाला एक्शन किया तो ओवैसी एंड इकोसिस्टम में क्या नई आग लग गई है, आज आपको यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के मामले में हो रही पॉलिटिक्स की एक झलक देखिए। सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है। मेरा भाई मुझसे लिपट कर बोलने लगा कि मैं अपनी बेटी चली। तो सरकार से मेरा एक सवाल था कि 19 साल हमारे इस केस के फैसले के लिए क्यों लगे? ये फैसला जान करके कि ऐसा आया, कुछ और तकलीफ बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को इस केस के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है और महाराष्ट्र सरकार की अपील पर उनसे जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है और अभी उन्हें वापस जेल भेजने की कोई जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील को कोर्ट ने माना और साफ कर दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए। दरअसल एसजी तुषार मेहता ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दलील दी और कहा कि यह पूरा मामला मकोका के तहत चल रहा था, जो आतंकवाद से लड़ने के लिए लाया गया कानून था और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का आतंकवाद से जुड़े कई दूसरे मामलों पर असर पड़ सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और यह तक कह दिया कि भाई इसको नजीर मत मानिए, इसको कोई एग्जाम्पल मत मानिए जो फैसला आया है। अब यह भी देखिए कि जो इकोसिस्टम कल तक मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपियों की रिहाई का जश्न मना रहा था, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को आखिरी फैसला घोषित कर रहा था, कहा जाने लगा था कि इन लोगों के साथ गलत ही हुआ है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी तो इस इकोसिस्टम ने नया हंगामा शुरू कर दिया। अब यही इकोसिस्टम इस बात पर बवाल मचा रहा है कि आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने चुनौती क्यों दी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो 12 दोषी थे उनके नाम आपको बता देता हूं। मोहम्मद माजिद, नवीद हुसैन, तनवीर अंसारी, जमीर अहमद, सुहेल महमूद, आसिफ खान, मोहम्मद फैजल, एहतशाम सिद्दीकी, मोहम्मद अली, मुजम्मिल अताउर, साजिद अंसारी, कमाल अंसारी।
इसमें कमाल अंसारी की कोविड के दौरान जेल में मौत हो चुकी है। यानी जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको ये आरोपी नहीं दिख रहे, उनको लोअर कोर्ट के हिसाब से ये दोषी नहीं दिख रहे, उनको इनका मुसलमान होना दिख रहा है। आप तो कहते हैं बॉस आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो जो दोषी है या अब जो जेल से बाहर आ गए उनका धर्म देख के आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं बॉस? सुनिए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी कैसे बीजेपी पर भड़के हुए हैं और आरोपियों को कंप्लीटली इनोसेंट करार दे रहे हैं। आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट? दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। असदुद्दीन ओवैसी दो बात कह रहे हैं। पहली बात तो खुद ही वर्डिक्ट दे दे रहे हैं कि जितने लोग छूटे वो कंप्लीटली इनोसेंट हैं। तो भाई कंप्लीटली इनोसेंट हैं, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी फिर से दोबारा किसी को जेल भेजने की जरूरत नहीं है, तो केस चलने दीजिए, वो बाहर रहेंगे, कंप्लीटली इनोसेंट सुप्रीम कोर्ट से साबित हो जाएंगे, उनके लिए भी अच्छा, कभी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। दूसरा कह रहे हैं फलाने केस में आपने अपील क्यों नहीं की, ढिमकाने केस में अपील क्यों नहीं की। भाई हर केस अलग होता है, उसमें कोर्ट का फैसला किस आधार पर आया है उसको भी तो देखना होगा। असदुद्दीन ओवैसी एक्टिव हुए तो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने में जुटे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कैसे पीछे रहते? अबू आजमी एक ओवैसी से एक कदम आगे चले गए। अबू आजमी ने तो सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया कि आरोपी मुसलमान थे इसलिए उन्हें टारगेट किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अबू आजमी ने कहा कि बहुत सारे फिरका परस्त कह रहे हैं कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं। शर्म नहीं आती आपको? हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ है, जब फांसी मिली थी तो बहुत खुश हो रहे थे आप, अब सच्चाई सामने आ गई तो आपका दिल सुनने को तैयार नहीं है। देश में जानबूझकर मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि कुछ नेता बेकसूरों के छूटने को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अगर निर्दोषों को फांसी मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई तो अबू आजमी कह रहे हैं कि आरोपी मुसलमान थे इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने में जल्दबाजी हुई। कह रहे हैं जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए या जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जाए सरकार, वो उनको शर्म आनी चाहिए कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। क्यों? हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई परंपरा नहीं है क्या इस देश में? फिर सुप्रीम कोर्ट बना किस बात के लिए? और अगर आपको हाईकोर्ट का फैसला इतना बड़ा लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ बोलते हुए लोगों को शर्म नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट दी है, उस पर पॉलिटिक्स करते हुए शर्म नहीं आती? तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हिसाब से नहीं है, तब उस पर जो मन बोल सकते हैं। यहां हाईकोर्ट के फैसले पे अपील नहीं कर सकते, जो कर दे वो बेशरम आदमी है। आप भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले और उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने पर अबू आजमी का जरा बयान सुनिए। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है, और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी उठाना चाहिए, और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है फिर? मैं एक ही बात कहूंगा कि ये मुसलमान थे ना तो बहुत जल्दी थी जाने की सुप्रीम कोर्ट, जाए अच्छी बात है। बहुत लोग फिल्में बनाते हैं ना, एक फिल्म और बनाइए कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट फाइल, एक फिल्म बनाइए और सच्चाई दिखाई उसमें। अगर ये मुस्लिम नहीं होते और कोई होता ना और छूट जाता ना इतने साल के बाद, तो मिठाइयाँ बढ़ती, जश्न होता। लेकिन ये मुस्लिम थे, बेगुनाह छूटे हाई कोर्ट से, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है कि ये गलत फैसला हुआ है, फिर से फैसला होना चाहिए। ये फर्क है ना। अबू आजमी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग इस देश में मुसलमानों के अंदर ये नफरत भर देना चाहते हैं कि देखो वो मुसलमान थे इसलिए टारगेट। हाईकोर्ट ने उनको बरी किया, उसके पहले लोअर कोर्ट ने भी तो सजा दी थी। 5 को फांसी की सजा दी थी, 7 को उम्र कैद की सजा दी थी। उसके खिलाफ उससे अलग हाईकोर्ट में फैसला है, हाईकोर्ट से अलग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आ सकता? किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये भी अगर निर्दोष हैं तो इनको सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान।